हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के मैथ के बारे में कुछ बताएंगे कि हम लोग मैथ क्लास 10th में कैसे पढ़े और किस मेथड से मैथ को बहुत ही इजी बनाया जाए। तो अभी सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि मैथ जो होता है क्लास 10th, इसमें कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप CBSE में हैं तो नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स हुआ 80। अब देखो बच्चों, आप लोगों का 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होती है। अब इंटरनल असेसमेंट आप लोगों का 20 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 100 मार्क्स हो गया। जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड वाले यानी BSEB बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उसको इसको नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत है, तो इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अलजेब्रा यानी बीजगणित से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मेंसुरेशन से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बिहार बोर्ड वाले जो क्या कहा है कि यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन की होती है और CBSE वाले का 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होती है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होती है। अब आज हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री से अब आप लोग आवाज रहेगा सब ट्रिगोनोमेट्री से क्यों स्टार्टिंग कीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री क्या है कि सिर्फ न्यू चैप्टर है, नहीं बच्चे 10th में जो है एक नया चीज पढ़ने का थोड़ा सा ज्यादा बच्चे को ललक होती है कि सर कोई नया चीज सीखे। तो नया चीज सीखने में थोड़ा बच्चे को भी मन लगता है और टीचर भी पढ़ाते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या है कि 3 चैप्टर ही हम लोग को बेसिकली पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और अगला है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज और थर्ड है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम लोग डिटेल से हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है, हाइट एंड डिस्टेंस क्या है। अभी हम लोग डिटेल से इसके बारे में वो देखे थे। ट्रिगोनोमेट्री स्टार्टिंग कहे थे ट्रिगोनोमेट्री स्टार्टिंग करेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पहले पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा। ट्रायंगल को जानते हैं, ट्रायंगल को 3 भागों में आप बांट सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखिए कि न्यून कोण त्रिभुज और इसको राइट एंगल को समकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इवरी एंगल अगर एक्यूट हो तो इसको आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहिए। ओनली वन एंगल अगर 90 डिग्री हो तो आप राइट एंगल ट्रायंगल कहिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी ओनली वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, और कोई भी एक एंगल अगर 90 से ज्यादा मिले तो आप इसको अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए यह जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसमें क्या है कि अगर C इज द लार्जेस्ट साइड, मान लीजिए कि यहाँ पर A जो है साइड ली है, AB का साइड A है, BC का साइड B है और AC का साइड C है। तो आप क्या कीजिए यहाँ पर C इज द लार्जेस्ट साइड, यहाँ पर हम लिख ले C इज द लार्जेस्ट साइड। C को हमने लार्जेस्ट साइड माना है, तो जो भी बड़ा साइड होगा दो अगर छोटा साइड है उसको स्क्वायर करने पर अगर वह बड़ा आ जाए तो आप कहिएगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर इसकी साइड A ले, B ले, C ले, C इज द लार्जेस्ट साइड, यहाँ भी C क्या है, इज द लार्जेस्ट है, C इज द लार्जेस्ट साइड है यहाँ भी। अब देखिए कि यहाँ भी आपको मिलेगा C इज द लार्जेस्ट साइड, C इज द लार्जेस्ट साइड मिलेगा, यहाँ भी आपको C इज द लार्जेस्ट साइड मिलेगा। अब देखिए कि यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू अगर C स्क्वायर के बराबर आ गया, यहाँ अगर A का स्क्वायर B का स्क्वायर करे, स्क्वायर जो भी करते हैं जो भी बड़ा है, अगर बड़ा वाला साइड के स्क्वायर करने पर वह अगर सिंगल बड़ा आ जाए यानी जोड़ने वाला छोटा आ जाए तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब देखिए कि सबसे बड़ी चीज है हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग देखे थे। एंगल के अकॉर्डिंग देखे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी है ट्रायंगल है तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर 60 डिग्री ले ले और यहाँ भी अगर 70 डिग्री ले ले और यहाँ पर 50 डिग्री ले ले, तो आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले तो इसको ऐड करके देखने पर पता चलेगा 70 डिग्री और 60 डिग्री और 50 डिग्री, तो 0 का 0
7 6 13 और 5 18, अगर सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल अगर 180 डिग्री आ रहा है तो सबसे पहले आपका अधिकार हो जाता है कि इसको ट्रायंगल को आप सही कहिएगा, नहीं है ट्रायंगल जो है सही है। और उसी प्रकार मान लीजिए कोई ट्रायंगल अगर आप लिख देते हैं, कोई ट्रायंगल यहाँ पर लिख देते हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 100 डिग्री, इस एंगल ए को 100 डिग्री मान ले, और इसके एंगल बी को 50 डिग्री मान ले, और एंगल सी को 50 डिग्री मान ले, तो 50 50 100 हो गया। यहाँ पर 100 और फिर आ गया 50 और 50 यानी 200 आ गया। हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज यानी ट्रायंगल एक्यूट एंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल जो है राइट एंगल होगा। आप इसको मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो कहने एक एंगल अगर 90 डिग्री मिल गया तो आप राइट एंगल कह दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 100 डिग्री दे दे, एक एंगल अगर 90 से ज्यादा है तो आप इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कह दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अलग क्या चीज है कि मान लीजिए कि यहाँ पर 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, इस 6 7 8 क्या है सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, किसका, कोई भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल का। मान लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल आपके सामने है 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि यहाँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको इसमें बड़ा को देखना है, बड़ा को यहाँ लार्जेस्ट मानना है। तो मान लीजिए कि आप ऐसा कीजिए, 7 को यहाँ पर लिख दीजिए, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आप सबसे बड़ा देखिए तो बड़ा आपका क्या है कि 8, यहाँ पर 8 सबसे बड़ा है। तो आप क्या कीजिए, सबसे छोटे का स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कीजिए, और यहाँ पर दोनों का स्क्वायर कीजिए, 8 का भी स्क्वायर, जो सबसे बड़ा का स्क्वायर है उसको अलग कीजिए। ये दोनों का ऐड कीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। अब जरा देखिए आप कि यहाँ पर 9 और 6 15 5 कैरी 1 4 3 7 1 8, यहाँ पर आ गया 64। आप देख रहे हैं कि 64 85 में 85 बड़ा है, और जब 85 बड़ा है तो ये भी बड़ा, यानी स्पष्ट आप कह सकते हैं कि यह रूल को फॉलो कर रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कि यह जो ट्रायंगल होगा यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो इससे पता चला कि पहले हम लोग पढ़ते थे तो क्या है कि एंगल को देख करके बता सकते थे कि वह जो त्रिभुज यानी ट्रायंगल है यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पर हम साइड को देखकर बता सकते हैं कि यह ट्रायंगल जो होगा कौन सा ट्रायंगल होगा। आप इसको समझ गए होंगे। आप जरा एगो देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लिखते हैं, आप खुद बताइएगा कि यहाँ पर लिख दे 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 4 5 लिख दे। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। आप कहिएगा तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर दोनों को छोटा वाला का स्क्वायर करना है, और यहाँ बड़ा वाला को अकेले लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 9 को ऐड कीजिएगा 25, यह भी 25। आप देखिए कि यहाँ बराबर आ गया। यहाँ जब बराबर आ गया तो आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो यह कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या कह सकते हैं यार, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर 8 ले ले, 9 ले और 15 ले ले। आप जानते हैं कि 8 का स्क्वायर सबसे पहले बड़ा देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक सी द लार्जेस्ट साइड आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा को ढूंढिए। बड़ा यहाँ पर कितना है 15, आप 15 का स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों जो छोटा है उसका स्क्वायर कीजिए। 8 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, दोनों को क्या करना है आपको ऐड कर देना है। ऐड कीजिएगा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 15 का स्क्वायर 225। ऐड कीजिएगा 415, 8 6 कितना होता है 14, और यहाँ पर देखिए 225। आप स्पष्ट कहिएगा कि सर ये बड़ा होता है। और जब यह बड़ा होता है, जब बड़ा है तो इस रूल को फॉलो कर रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है सी स्क्वायर, दोनों को जोड़ने पर जो जोड़ने वाला आ रहा है यानी छोटा जो आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, किससे, बड़ा वाला से। तो कम आ ही रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। बच्चों देखो कि यहाँ बहुत नया सीखे हो, क्योंकि क्या चीज है, क्योंकि मतलब एक सेंटी यानी जो भी साइड को देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, कौन सा त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और कौन सा त्रिभुज जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए बाबू, इस चीज को अगर समझ गए होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को जो पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। यानी हम लोग सबसे पहले देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या चीज है।
राइट एंगल ट्रायंगल अगर देख लिए तब हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ जानेंगे। राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी चीज जो जानना है, सबसे बड़ी चीज जो जानना है क्या चीज, देखिए जरा सा। मान लीजिए कि कोई अगर ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, यहाँ पर आप कहिएगा सर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 90 डिग्री हम ले ले। और जब 90 डिग्री ले ले तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बी ही ले, आप कुछ भी रख सकते हैं। आप यहाँ हो गया कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब देखिए एंगल भी 90 है तो ये स्पष्ट होगा दोनों का सम 90 होगा, यानी एंगल ए आप कह सकते हैं कि एंगल ए आप प्लस में एंगल सी, क्योंकि यहाँ बी लिखे हैं तो एंगल सी कितना हो गया 90 डिग्री, यानी दोनों का सम 90 डिग्री होगा। स्पष्ट है, कोई कहे कि एंगल ए का वैल्यू कितना होगा तो लेस देन 90 होगा, 90 से कम होगा, 89 हो सकता है लेकिन 90 नहीं होगा। अगर सी की बात करें तो सी भी कितना होगा, आप कह सकते हैं सी भी जो होगा 90 नहीं होगा, 90 से कम है 89 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा, ये भी याद रखना है, 0 नहीं होगा। तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बच्चों कि यहाँ पर बताना हम क्या चाह रहे हैं, बताना यह चाह रहे हैं कि यह 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम। आप स्पष्ट कह सकते हैं कि 90 डिग्री ये तीनों एंगल में, यानी 3 एंगल में सबसे बड़ा एंगल यही है, और जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो सबसे बड़ा साइड, इसके सामने वाला इस सबसे बड़ा साइड होगा। आप कह सकते हैं कि AC की लंबाई यानी AC की लेंथ AB से BC से बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, यानी 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहते हैं। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर हम आधार लेते हैं, यहाँ पर आधार लेते हैं जिसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है। इसको आप कह सकते हैं लंब, क्या कहते हैं, लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। अब जरा देखिए, जब इसको आप समझ गए हैं तो एक चीज और समझाने का हम कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर बनाएं, आप देखिए कि यहाँ पर जस्ट बताएं तो अभी क्या कहें 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला को हाइपोटेनस कहेंगे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर हम बेस लिए हैं और यहाँ पर परपेंडिकुलर लिए हैं, यानी बेस मतलब कह सकते हैं आप आधार, और परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं और बेस को B से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को H से डिनोट करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप 9th क्लास में थे तो क्या है कि यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर कहीं भी लिख सकते थे, जिस प्रकार पढ़े होंगे जो पाइथागोरस साहब जो एक फार्मूला दिए थे, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हम लोग जानते हैं इस फार्मूला को। अब क्या सबसे बड़ी चीज है कि कुछ भी, यानी हम सर पढ़ाए थे कि अगर मान लो कि यहाँ पर अगर बेस ले लेते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर तो यहाँ बेस, अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो यहाँ पर बेस ले लेते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग क्या थे, जानकारी नहीं था 9th क्लास में। लेकिन जो ही हम 10th क्लास में आ जाते हैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग क्या है कि गौर से देखिएगा कि यहाँ पर ले ले तो ये तो कंफर्म है आपका कि यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनस कहेंगे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब आप कहाँ, मान लीजिए कि आप एंगल ए पर अगर आप खड़ा हैं तो ए पर खड़ा है, तो जब भी यहाँ पर मान लीजिए कि हम खड़ा हैं तो यहाँ पर खड़ा है, तो जब इसको देखिएगा, कोई बड़ा चीज को नीचे देखिएगा ऊपर से तो परपेंडिकुलर दिखाई देगा, या परपेंडिकुलर, और जहां से देखिएगा तो आप वहीं पर ना खड़ा रहिएगा, और जब खड़ा रहिएगा तो यही ना बेस हो गया। तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर क्लियर हो गया और बेस क्लियर हो गया। यही चीज हम रटते हैं कि कहने का मतलब मान लीजिए कि एंगल ए है तो एंगल ए को सामने वाला को परपेंडिकुलर कहते हैं, रटना नहीं है। यहाँ किसी भी चीज को समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर खड़ा है तो मान लीजिए कोई भी चीज आप यहाँ पर खड़ा, यहाँ पर देखिएगा तो हमेशा परपेंडिकुलर दिखाई देगा, और जहां खड़ा है तो बेसे पर न खड़ा रहिएगा। तो मान लीजिए कि इस चीज को हम समझ गए। अब क्या है कि बहुत बच्चे कहते हैं सर आप तो इसको बता दिए, इसको बताइए। तो मान लीजिए कि हम अब यहाँ खड़ा हो गए, तो जब यहाँ खड़ा हो गए तो आप यह बेस न हो गया आपका, तो यह आपके लिए बेस हो गया, यह बेस है आपका। और यहाँ पर जब बेस है तो कन्फर्म है कि हाइपोटेनस फिक्स हो गया, यानी यह परपेंडिकुलर हो गया। तो कन्फर्म है कि अब रटना नहीं है। अब क्या है कि रटना नहीं है कि मान लीजिए कि यह है तो 90 डिग्री अगर है तो यह तो हाइपोटेनस फिक्स है, हाइपोटेनस फिक्स है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप खड़ा हैं, अगर यानी एंगल ए की चर्चा करें तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर रटना नहीं है, रटना नहीं है। हम तरीका जो बताएं कि इसके सामने से देखेंगे तो नीचे वाला परपेंडिकुलर दिखाई देगा, और जहां पर खड़ा रहेंगे वो बेस दिखाई देगा। इसको आप समझ गए होंगे। लेकिन इसी उल्टा चीज अगर ले ले, यहाँ पर सी अगर यहाँ पर ले ले, अगर यहाँ से किसी भी चीज को देखें तो यहाँ पर से देखेंगे तो बेसे पर न खड़ा होकर देखेंगे, ये बेस है, हाइपोटेनस क्लियर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर। हम लोग को डिफरेंस इसी में न देखने था कि परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस कौन होता है, हम लोग इसको क्लियर से देख लिए।
अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप इसको देख लिए तब एच का स्क्वायर फार्मूला क्या मिला, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला हमारे पाइथागोरस साहब इसको दिए। अब यहाँ से क्या चीज सीखना है, यहाँ से जो सीखना है सबसे बड़ी चीज, जब इसको आप क्लेरिफाई कर लिए और थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सिखाएंगे और वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, देखिएगा, देखने का कोशिश कीजिएगा, बहुत चीज आपको सीख मिलेगा, कुछ नया जरूर सीख कर जाइएगा। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई भी चीज ले लेते हैं, इसको मान ले कि ए ले, बी लिए, सी लिए, एक ट्रायंगल बना लिए 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री ले ले तो हाइपोटेनस आपका फिक्स हो गया। हाइपोटेनस फिक्स है तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम एंगल ए मान लेते हैं, तो इसको मान लेते ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी जस्ट बताए हैं, ये आपका बेस हो गया। अब देखिए कि हमारा जो फार्मूला था, क्या फार्मूला था कि पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए कि एच का स्क्वायर, यह पाइथागोरस साहब दिए थे। अब देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी क्या समझिए कि यहाँ पर P बटा एच क्या होता है, साइन थीटा, साइन ए आप ले लीजिए, यहाँ पर ए हम माने हैं तो P बटा एच साइन ए होता है। उसी प्रकार B बटा अगर एच मान ले तो कॉस ए का होता है। मान लीजिए कि उसी प्रकार क्या हुआ कि इसका, अभी हटाइए पहले हम लोग देखते हैं P बटा एच साइन ए। अब क्या हुआ कि उसी प्रकार कोई व्यक्ति आया यहाँ पर h बटा पी कह दिया, तो h बटा पी क्या हो गया यहाँ पर, देखिए कॉसेक क्या होता है, कॉसेक ए। इसी प्रकार देखिए कि यह इसका अपोजिट है, यह इसका अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि साइन ए का अपोजिट है 1/cos ए, इसका अपोजिट है। तो आप यह जानते हैं कि दोनों को कैलकुलेशन कर दिया जाए, यानी साइन ए इंटू अगर कॉसेक ए कर दिया जाए तो 1 होगा। यानी एक फार्मूला यहाँ से आपका नया बन गया कि साइन ए को मल्टीप्लाई कॉसेक कर देंगे तो इक्वल टू 1 आएगा। उसी प्रकार जरा गौर से देखिए, फिर एक व्यक्ति आए, वो क्या कहे कि तुम P बटा एच रखे हो, P बटा एच तब साइन ए कह रहे हो, तो हम क्या करते हैं B बटा एच रख देते हैं, हम कहे भैया कोई दिक्कत नहीं है, B बटा एच आप रख दीजिए, तो B बटा एच का नाम रख दिए कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए, एक व्यक्ति एच बटा बी रख दिए, उसका नाम सेक ए। आप देख रहे हैं भैया ये दोनों अपोजिट है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉस ए की मल्टीप्लाई सेक ए, सॉरी इसको नहीं, आप मान लीजिए दोनों का अपोजिट है तो आप ही ना लिखिएगा हो, कॉस ए बराबर क्या 1 बटा सेक ए लिखिएगा। आप देख रहे हैं आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो कॉस ए मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा, कॉस ए इंटू में जब सेक ए कीजिएगा, सेक ए कर दीजिएगा, यानी क्रॉस नहीं कर लीजिएगा, कॉस ए सेक ए और 1 तो यानी 1 हो गया। यह भी आपका फार्मूला हो गया, कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है। अब जरा गौर से देखिए, जब गौर से देखिएगा तो क्या मिलेगा, एक व्यक्ति साहब और आ गए, और क्या आ गए यहाँ पर लिख दिया, ई क्या है, हम लिखेंगे पी को ऊपर और बी को नीचे, तब पी भी होता है किसका, यहाँ पर टैन ए, इसका नाम टैन ए रख दिए। अब इसी का उल्टा कोई कहा कि हम बी को ऊपर रखेंगे पी को नीचे, तब इसका कॉटे हो गया, क्या हो गया, कॉटे। आप जरा देखते हैं कि टैन ए कॉटे जो देख रहे हैं, टैन ए कॉटे देख रहे हैं कि अपोजिट है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि टैन ए क्या होगा 1 बटा कॉटे। जब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तब टैन ए इंटू कॉटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपको निकल कर ई भी आ गया। अब जरा देखिए, भागिएगा नहीं, वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ से क्या मिला, अब यहाँ क्या मिला कि एक तो यहाँ से पहले इसको बना ले, इसको नहीं हटाना है, इसको आपको लिख कर रखना है ताकि बहुत चीज सीख मिलेगा। एक ही बात की है, अभी हाइपोटेनस है तो जब इसके सामने परपेंडिकुलर होगा आप जान गए इसको बेस होगा। अभी जस्ट हमने देखा क्या लिखा कि P का स्क्वायर पाइथागोरस साहब दिए थे, यानी P का स्क्वायर B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि आप यहाँ से भाग दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से एच स्क्वायर से भाग दे, यहाँ भी अगर एच स्क्वायर से भाग देते, जब भाग दे देंगे तब क्या मिलेगा पता है, P बटा एच का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा, B बटा एच का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा यहाँ से क्या मिलेगा 1। आप जानते हैं P बटा एच किसका होता है, P बटा एच होता है साइन का, तो यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए दे दे। B बटा एच किसका होता है, कॉस ए स्क्वायर दे दे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है 1। आप देखिए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। अभी जस्ट देखिए कि यहाँ पर ए हम लिए हैं, ए यहाँ मान रहे हैं, ए की जगह पर थीटा लेते तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम थीटा ले ले तो ए की जगह पर थीटा रख दीजिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिक्कत मत लीजिए, मैथ को धुआं उड़ा देंगे, दिक्कत नहीं लेना है बाबू,
दिक्कत लीजिएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। दिक्कत लेना ही नहीं है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या एच स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि इसको याद रखना है। जस्ट हम लोग पीछे प्रूफ किए हैं पाइथागोरस के, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 3 है 4 है 5 है, तो 2 छोटा, सबसे बड़ा क्या है 5 है, तो सब यहाँ पर 2 छोटा है, तभी जस्ट देखिए 3 का स्क्वायर करना है। अब 4 का स्क्वायर करना है, एक बड़ा है, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर देखिए 16, दोनों को जोड़ रहे हैं, इसको बराबर आ जा रहा है। जब बराबर आ रहा है तो इसी कारण हम क्या कहते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जरा यहाँ पर भागिए मत, अभी और सीखना है। सीखना क्या है कि यहाँ से p का स्क्वायर, अब माइनस में हम क्या कर दिए, माइनस में मान लीजिए कि h का स्क्वायर कर दिए। नहीं, आप ऐसा कीजिए बी स्क्वायर को इधर रहने देते हैं, h का स्क्वायर, अब माइनस में हम p का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या कीजिए कि बी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, और जब बी स्क्वायर से भाग देंगे ना, जब बी स्क्वायर से भाग देंगे तब भाग दीजिए, तो ई तो आपका होना जाएगा। h बटा बी किसका होता है, h बटा बी आपको फॉर्मूला याद होगा, h बटा बी हम लोग पढ़े थे, h बटा बी किसका होता है, h बटा बी हम लोग पढ़े थे कि सेक स्क्वायर का होता है। सेक स्क्वायर ए ले लीजिए, ए ले लीजिए, अब p बटा बी हम लोग पढ़े थे किसका, p बटा बी हम लोग पढ़े थे tan स्क्वायर का, tan स्क्वायर, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसी को हम ऐसे नहीं लिख देंगे, यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा 1, यहीं से क्या कीजिए फार्मूला आप निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए यही आप कर सकते हैं सेक थीटा, तो रूट अंडर कर सकते हैं क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। घबराइएगा नहीं, थीटा लिखिए ए लिखिए, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसी प्रकार इससे फार्मूला एक निकल गया। उसी प्रकार मान लीजिए कि अभी हम क्या किए हैं, b को उधर लेगा, आप इसी को इस तरीका से भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आप प्लस में बी स्क्वायर। मान लीजिए कि एच स्क्वायर है तो बी स्क्वायर इधर ले आइए, तो इक्वल टू पी स्क्वायर रहने दीजिए, आप पी स्क्वायर से डिवाइड करना है। जब पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बाबू, अब देखिए एच बटा पी किसका होता है, एच बटा पी होता है कॉसेक का। किसका होता है, कॉसेक। आप ए लिखिए थीटा लिखिए, उससे मतलब नहीं है। कॉसेक स्क्वायर बी बटा पी किसका होता है, बी बटा, यानी ऊपर में बी है नीचे पी है, तब बी बटा पी जो होता है, बी बटा पी जो होता है वो बाबू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कट गया 1 हो गया। क्या ये फार्मूला आपको नहीं आ गया, तो इसी चीज को रटते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप क्या कीजिए यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे बहुत आप निकाल सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉसेक थीटा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप जरा गौर से देखिए, वीडियो भी देखिएगा, भागिएगा मत, ये चीज आपको मिल गया। अब क्या है कि बच्चे को दिक्कत क्या होता है, दिक्कत मेनली उसको चीज यहाँ पर है कि अब साइन क्या है, साइन, तो साइन का पूरा नाम SINE है, ये शॉर्ट नेम है। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ जो हम लोग लिख देते हैं COS लिख देते हैं, इसको COSINE, यानी फुल नेम इसका कोसाइन है। मान लीजिए शॉर्ट में हम टैन लिख देते हैं, टैन इसका पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम इसका टेंजेंट है। उसी प्रकार मान लीजिए कि हम लोग कॉट लिख देते हैं, पूरा नाम इसका COT नहीं है, पूरा नाम इसका को टेंजेंट, इसी में को लगा देना है। घबरा क्यों रहे हैं कि याद नहीं होगा, याद होगा, टेंजेंट है ना, टेंजेंट में को लगा दिए, यहाँ क्या को लगा दिए, साइन तो साइन है ही, टेंजेंट एगो याद रख लेना है। उसी प्रकार मान लीजिए सेक है, इसका नाम है सेक एंट। बताइए एंट मतलब क्या होता है, चीटी, इसमें सेक लगा देना है सेकेंड। उसी प्रकार यहाँ पर है कोसेक, तो इसका क्या होता है, कोसेकेंट होता है, कोसिकेंट होता है। अब इसमें क्या हुआ कि आप देखिए सीओ ना ज्यादा लगाए हैं, सेकेंड हो गया, तो कोई भारी बात है क्या, फुल नेम देख लिए तो कोई भारी बात नहीं है बाबू। अब देखिए कि अब क्या है कि यहाँ पर जो लिखे ना, आपके दिमाग में दर्द हो रहा होगा, क्या चीज कि आप साइन जो लिख दिए हैं ना, साइन ए P बटा H, ये P बटा H लिख दिए, कॉस आप लिख दिए हैं B बटा H, फिर आप लिख दिए हैं एगो टैन लिख दिए हैं, टैन जो लिख दिए हैं क्या P बटा B लिख दिए हैं। आपको दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या है कॉसेक हम लिखे हैं, ए मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ए मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, H बटा हम P, H बटा क्या P होगा, ठीक है बाबू। यहाँ पर सेक जो होता है, सेक ए जो होता है H बटा B होता है। यहाँ पर देखो जो है ना कॉट होता है, कॉट क्या होता है आपका, B ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा।
ये जो देखें इसमें भी आपको थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत मान लीजिए क्या है कि अभी जस्ट एगो हम थोड़ा सा तरीका बता देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत क्यों नहीं होगा जरा गौर से। सबसे पहले एगो चीज याद रखना पड़ेगा, साइन के उल्टा होता है कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के सेक और टैन के कॉट। अगर ये याद कर ले, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को और तीनों याद हो जाए कि साइने पी बटा एच, कॉसे बी बटा एच और टैन पी बाई बी, अगर याद हो जाए तो ये तो याद हो जाएगा ना। कॉसेक क्या, इसका उल्टा एच ऊपर पी नीचा। अगर कॉस याद हो जाए तो एच ऊपर बी नीचा, इसको का बी ऊपर पी नीचा। तो अभी तीनों याद कैसे होगा? अब मान लीजिए कि तीनों याद कैसे होगा, याद होगा भागने, भागिएगा खाली नहीं। याद क्यों नहीं होगा? याद होगा, भागना नहीं है, याद होगा। यहां से क्या, पंडित बद्री प्रसाद, यहां पर ले ले हर हर बोले। यहां पर क्या ले ले, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मान लीजिए क्या है कि पी बटा एच, बी बटा एच और पी बाई बी आ गया, तो इसको क्या ले लेंगे, साइन इसको लेंगे, इसको क्या लेंगे, कॉस, इसको लेंगे टैन। अब देखिए क्या साइन का फॉर्मूला पी बाई एच हुआ कि नहीं, कॉस का बी बटा एच हुआ कि नहीं, और टैन का पी बटा बी एच हुआ कि नहीं, पी बाई बी हुआ। तो आप इस तरीका से याद कर सकते हैं बाबू। ट्रिग्नोमेट्री कोई भारी चीज नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ फार्मूला देखे हैं, फार्मूला का थोड़ा बेसिक बताने का कोशिश किए हैं। अब क्या है कि बाबू इस फार्मूला को आप लोग बार बार इसको देखिए, और देखने के बाद इस फार्मूला का थोड़ा सा और बेसिक तैयारी कीजिए। और यह वीडियो कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा तो फिर आप बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।